नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज हमारे साथ उपस्थित हैं मधुकांत पाठक जी। मैं आप सभी को बता दूं कि मधुकांत पाठक जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और साथ ही झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इस कोरोना काल में जो बच्चे फिटनेस को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ की महत्व को समझते हुए आज द न्यूज़ मिर्ची के साथ मधुकांत जी ने अपना समय दिया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से इनका पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम सर से बात करेंगे अलग अलग चीज़ों पे कि आगे जो हमारे बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, या फिर जो प्लानिंग है ओलंपिक एसोसिएशन की, एथलेटिक एसोसिएशन की, बच्चों को आगे बढ़ाने की, वो क्या है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लिया जाएगा। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ और अपना सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कोरोना काल शुरू हुआ सर, तो इसमें जो बच्चे थे उनका बर्ताव कैसा रहा और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया गया आप लोग के द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके घर में बच्चे हैं जी। तो कोरोना काल में बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुआ है ये हम लोग सब समझते हैं, आप भी समझते हैं। तो हमें लगा कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो नेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल लिया और फिर हम लोगों ने जूम पे उनके साथ 6-7 बार मीटिंग की। हम लोगों ने कुछ उनके लिए एक्सरसाइज प्लान किए, जो एक कमरे में 8x10, 10x10 के कमरे में वो किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह हम फूड सप्लीमेंट तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो भी अवेलेबल उनके पास है खाने पीने का सामान, उसके साथ ही हम उनको कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाह रहे थे, सो दैट कि उनको जब फील्ड पे आएँ तो फिर स्टार्ट फ्रॉम जीरो नहीं करना पड़े, उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। और मुझे लगता है कि खासकर एथलीट्स तो चूँकि फिजिकल गेम है वो कंटिन्यूस करते रहें, और हमारे 20-21 एथलीट हैं जो नेशनल लेवल के कैंप में हैं, उन लोगों ने तो कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा है, हम लोगों से बराबर लगातार टच में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संघ वालों ने ऐसा किया होगा। सर, इस समय में चीज़ों को जो क्लासेस होते थे या फिर जो बच्चों से प्रैक्टिस करवाया जाता था, तो इन चीज़ों को ऑनलाइन फिर किया गया होगा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने जूम पे ही किया है। हम लोगों ने एक बार जूम पे इवेंट भी किया कि आपको 5 किलोमीटर रन करना है अपने कमरे में ही। तो टाइम पे देखे, ये कोई कंपटीशन नहीं था, ये एक मैसेज था बच्चों को कि हम उनके लिए वरीड है, और उनके पेरेंट्स को भी लगता होगा कि अगर एसोसिएशन इतना वरीड है तो शायद हमारे बच्चे अच्छा करें। और उस सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग जब कोविड ख़त्म होगा तो उनको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑनर भी करेंगे, सो दैट कि उनके पेरेंट को लगे कि कोविड में भी एसोसिएशन बच्चों के ऊपर ध्यान दिया रहता है। सर, आप लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को जिस भी तरीके से मोटिवेट रखा जाए, जिस भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रैक्टिकल आकर के जो बच्चे ग्राउंड में करते थे ये इतना इम्पैक्टफुल रहा, और अगर नहीं तो फिर बच्चों का बर्ताव कैसा रहा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मल आज का जो कंपटीशन है, आज का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, प्योरली साइंटिफिक ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको वेट ट्रेनिंग करना है, आपको सेंट ट्रेनिंग करना है, हिल ट्रेनिंग करना है, उसके बाद आपको रेपिटेशन करना है, बहुत सारा तरह का कंपटीशन प्रैक्टिस है जो करना है, जो आपके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई कोच भी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हु नोज़ कि आपको उस एक्सरसाइज की ज़रूरत है या नहीं है, और आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो डिफ़िकल्ट है। बट अब वो जब फील्ड पे आएंगे तो उनको ये महसूस नहीं होगा कि शायद हम टच में नहीं थे खेल के। तो ये इट विल सप्लीमेंट देयर एफर्ट टू 20-30%, बट एकदम आइसोलेट नहीं हो सकते थे। तो 20 से 30% तक ही उनको उनके एफर्ट को सप्लीमेंट किया जाएगा। अब अभी ये भी संभावना नहीं है कि कितने जल्दी स्टेडियम्स खुलेंगे, कितने जल्दी वो प्रैक्टिस में जाएंगे, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे आइसोलेट नहीं रहे। जो एटलीस्ट मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, उनको तो हम लोगों ने टैप करके रखा हुआ है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग सर 6 से 7 बच्चे ओलंपिक्स में झारखंड से गए हुए हैं। इसके जो रेशियो है, ये जो बच्चे हर साल जा रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी रेशियो क्या हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकती है, या फिर हम कहाँ पे पीछे छूट जा रहे हैं कि हमें झारखंड से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है?
देखिए अगले 10 साल में तो मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगले आने वाले 10 साल में बच्चों का रेशियो नहीं बढ़ सकता, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसके पीछे का कारण। देखिए आर्चरी और हॉकी में अगर आप देख लें, और शायद एक लड़का एथलेटिक्स में, इसके अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें कि हमारे बच्चे ओलंपिक खेल सकते हैं। उसका रीज़न है, जो स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो उसका रीज़न है कि क्या हमारे बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद उनका फूड सप्लीमेंट कौन देता है। प्रैक्टिस में इंजरी हो जाती है तो पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि तुम धान खेत में धान काटो, तुम खेल के करोगे क्या। तो ये सिक्योरिटी अभी तक झारखंड के बच्चों को नहीं है। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैं इस मुद्दे पे ज़रूर जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स बजट किस तरीके से प्लान हो रहा है और क्या आप लोग के लिए वो फंडिंग एनफ हो रहा है? देखिए अगर आप देखें तो पिछला जो स्पोर्ट्स बजट झारखंड का था जी, वो करीब 60 करोड़ रुपए का था। उसमें से 60% नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाते हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडियम। अब 40% बचते हैं जो आपको प्लेयर के ऊपर खर्च करने हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि एक आदमी अगर प्लेयर है तो उसके ऊपर कितना खर्च करें, लेकिन उस प्लेयर को बाहर निकालने के लिए आपको हजारों लाखों प्लेयर को सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप जा कर के एक्सट्रीम तक पहुंच पाएंगे। तो ये अगर आप देखें 3 करोड़ पॉपुलेशन है झारखंड का, अगर यूथ का पॉपुलेशन मान लें 40% ही हो, अगर 1 करोड़ 20 लाख है और 30 करोड़ रुपया बजट बचता है जी, तो एक आदमी पे 40 रुपया पर हेड आपको बचता है। और आप सोचते हैं कि 40 रुपया में हम ओलंपिक मेडल जीतें, जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ आपको बच्चे का टैलेंट के साथ साथ आज साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए। आपके पास झारखंड में कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जो किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ जाके फ्री ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये सिस्टम्स अभी झारखंड में अभी नहीं बना है कि अगर कोई मेरिटोरियस बच्चा है या नेशनल मेडलिस्ट है, उसके लिए, आप मेरिटोरियस की बात छोड़ दो, उसके लिए भी हम कहीं एक ऐसा जगह पे पहुंच सकें जो कोई उनको डॉक्टर फिजियोथेरेपी के बारे में बता सकें, उनको डाइट लेने के बारे में बता सकें। ये सब बच्चे माड़ भात खा के ही बच्चे कर रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी न संघ के पास है और न अभी तक सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। तो हम लोग इसीलिए, जो मैंने कहा था कि शायद ओलंपिक में पहुंचना, क्योंकि आप चाइना में देखें 4 साल से बच्चों को लेकर के रख देता है, बिल्कुल, और उनको सारी फैसिलिटी है। उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चे आते हैं हमारे पास खेलने के लिए तो पेरेंट्स सोचते हैं एक दिन हाट में अगर सब्जी ले जाकर बेच देगा तो 20 रुपये कमा लेंगे जी। तो ये डिफरेंस है। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो मैंने सुना है कि जो इवेंट्स भी आप लोग कराते हैं तो उस इवेंट का भी जो खर्चा होता है वो आप लोग खुद ही अरेंज करते हैं, नहीं कि गवर्नमेंट पे रिलाई करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि एसोसिएशन जो है वो तो खुद के लेवल पे मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या एसोसिएशन का सिर्फ मेहनत काफ़ी है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो बच्चे, आप क्यों अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं तो आप बाहर में ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं? मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने के लिए आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चे जब आएंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट वाले पैसे लेते हैं। जी, सरकार सिलेक्टिव, कभी कभार सेलेक्टिव लोगों को ग्रांट देती है, लेकिन जो, जैसे हम एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं तो पिछले 4 वर्षों में हमें एक रुपया भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। और हम लोगों ने कई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट भी कराए, हमने रेस वॉक कराया यहाँ, जिसमें एक लड़की क्वालिफाई भी की ओलंपिक के लिए। तो हम तो अपने लेवल पर हम अपनी एक्टिविटी कराते रहते हैं कि हमारा पैशन है। सरकार को भी इसी लेवल पे आना पड़ेगा। अभी लोगों को, मेरा ख्याल है, क्या लगता है कि सरकार और हम दोनों पैरेलल चल रहे हैं। खेल संघ आपको या दूसरे को एकदम रेल की पटरी की तरह, दूर से देखने से लगता है वहाँ मिल रहे हैं, वहाँ जाइएगा तो फिर लगेगा कि हम लोग अलग हैं। ये जब तक मिलके हम एक ट्रायंगल, एक एरिया नहीं डिफाइन करेंगे कि हम लोग, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर किसी को पैसे देती है तो सरकार समझती है कि हमने पैसा दे दिया, अब वी आर फ्री, नो, जिम्मेदारी नहीं, वी आर बॉस। ओके, और जिस संघ को मिला तो संघ भी समझते हैं कि हमें तो पैसा मिल गया, अब हमारा क्या। जी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की और सभी संघ के पदाधिकारियों की भी होनी चाहिए, तभी आप समाज में स्पोर्ट्स के एटमॉस्फेयर को
बना सकते हैं। तो इसके लिए दोनों तरफ से, सरकार और संघ की तरफ से एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ही आवश्यक है। और वो नहीं होगा तो आप कितना भी तैयार कर लें प्लेयर, सरकार तैयार कर लेगी प्लेयर, हम टीम में रखेंगे नहीं तो आप कहाँ खिलाने ले जाएंगे। और हम अगर अच्छा प्लेयर खोजना चाहेंगे तो सरकार भेजेगी नहीं टूर्नामेंट में, कंपटीशन में, उनके जो एकेडमीज हैं। तो ये जब तक कोहेसिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो शायद, अभी चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जो खेल मंत्री भी हैं खुद स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनके तरफ से एक दो पहल तो हुई है। अब देखें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सर झारखंड के लिए छोड़ने। सर ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो नया स्पोर्ट्स का रूल आने की बात हुई है, पॉलिसी आने की बात हुई है, तो क्या उम्मीद है कि कब तक वो सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी? देखिए, हमारे साथ, हम लोगों के साथ 2-3 बैठकें हुई हैं और हम लोगों ने पहले जो पॉलिसी बन रही थी उस पॉलिसी को केरला और हरियाणा के बेस पे बनाया जा रहा था। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि केरला का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है और झारखंड का और हरियाणा का बहुत डिफरेंट है, और लोगों के मन में जो स्पोर्ट्स का वहाँ है वो यहाँ पदाधिकारी के मन में नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि जो भी पदाधिकारी खेल विभाग में आते हैं उनको लगता है कि मेरी संटिंग पोस्टिंग हुई है, और केरला, हरियाणा, पंजाब में चले जाएं तो वो लोग यूथ को मोटिवेट करने के लिए सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, यूथ अफेयर्स काम ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जहाँ तक स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात है तो हम लोगों ने उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग को पता है जूता कहाँ चुभता है। बिल्कुल। तो हम लोग चूँकि गांव-गांव जाते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं बच्चों को, तो हम लोगों ने उस ग्रास रूट लेवल तक लिया है कि हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और इस पॉलिसी में उसको इंक्लूड किया गया है। अब सरकार कैबिनेट में जब अप्रूव करेगी, कैबिनेट पास होने के बाद शायद पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो हमें लगता है कि कुछ अच्छे दिन आएंगे झारखंड में। बिल्कुल। मैं आप सभी को बता दूं कि सर अकेले पूरे भारत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नेशनल लॉन बॉल के कोच रह चुके हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो सर खुद भी एक प्लेयर होना, फिर कोच होना, ये बहुत गर्व की बात है। सर मैं जानना चाहूँगा कि उस समय में क्या ओवर एज एक फैक्टर हो सकता है बच्चों के मतलब आगे न बढ़ने का? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर एज, और इसके कारण पेरेंट्स बहुत डिसअर्टेन होते हैं। क्योंकि जब हम कंपटीशन करते हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अगर अंडर 14 में अंडर 16 बच्चा खेलता है तो जो अंडर 14 जेन्युइन बच्चा है वो तो ग्राउंड में ही डिसअर्टेन हो जाता है, और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि अब हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए, उससे बेहतर है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें। तो ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, वैसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों का एज बढ़ाकर घटाकर लिखाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में आपका एक टेस्ट होता है और आप पकड़े जाते हैं, आपको बैन किया जाता है, स्टेट की भी बदनामी होती है, और आप पकड़े तो जाएंगे। बिल्कुल। आज कोई भी चीज़ आप छिपा नहीं सकते हैं। तो और उसके कारण से हमारे जो जेन्युइन बच्चे हैं उस एज के, वो खेल छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल्स है हमारे और पेरेंट्स के बीच में, और इसमें कुछ कोचेज़ भी इन्वॉल्व हैं। कोचेज इसलिए इन्वॉल्व हैं कि कोचेज़ को, जो सरकारी कोच हैं या जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको दिखाना होता है कि हमारे बच्चे ने नेशनल में मेडल जीता, लेकिन उनको ये नहीं दिखा सकते हैं कि 14 साल वाले में 18 साल वाला खेल के मेडल जीता। तो वो अपना क्रेडेंशियल्स दिखाने के लिए वो भी इनकरेज करते हैं ओवर एज बच्चों को खिलाने का। सर कई बार बच्चे खुद को स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का, गार्जियन का एक माइंडसेट बैठ जाता है कि अगर तुम उसके बाद निकल गए, यानी कि अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप 35-40 साल तक खेलोगे, मैक्सिमम 40 साल, उसके बाद क्या करोगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में मोटिवेट नहीं कर पाए। किस तरीके से पेरेंट्स को समझाया जाए, क्या एंगल दिया जाए इस चीज़ को? देखिए, किसी भी खेल के लिए, अगर आप क्रिकेट की बात आपने की है, तो जितने भी आप देख रहे होंगे रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, कोई भी बैठे हुए नहीं है। सब स्टार और ESPN पे स्पोर्ट्स में क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं। वैसे ही जो भी सारे, जितने सारे स्पोर्ट्स हैं उसके एक्सपर्ट बच्चे, बहुत सारा ऑप्शंस है। अगर आप रिटायर नहीं भी हुए और अगर आप उस लेवल तक नहीं भी पहुंच पाए, इवन यू हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप अनाउंसर बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शंस है कि आप इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे खेलने के बाद
कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये शायद गलतफहमी है। ऑप्शंस बहुत हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर के बाद कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं है तो आप मैंने कहा आपको कि आप अनाउंसर बन सकते हैं, अच्छा पैसा मिलता है अनाउंसमेंट करने में, गेम्स में, तो आप अपना जीविका पालन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने जो अंदर का स्पोर्ट्समैन है उसको जिंदा रख सकते हैं, और वो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर आदमी के लिए। सर अब मैं लास्ट में चाहूँगा, आखिरी में चाहूँगा कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं आज के समय में, जो बच्चे हैं जो खुद को स्पोर्ट्स फील्ड में देखते हैं, इस समय में काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई इवेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो खुद को उस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पा रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देश के भविष्य हो जी। आपको अपने आप में, चूंकि बच्चों को खेल की भावना से अगर लोगे, अगर उसको आज के दिन में प्रोफेशन की भावना से लोगे तो शायद डिफ़िकल्ट होगा। उसको एंजॉय करके खेलो, जैसे घर में खेलते हो, कोई कबड्डी खेलता है, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, आप उस रूप में अगर लोगे तो मुझे लगता है कि कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा और शायद आप सबसे स्वस्थ नागरिक होगे देश के। चाइना के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, माओ त्से तुंग जी, उन्होंने कहा था कि 10 हॉस्पिटल बनाने से अच्छा है कि एक स्टेडियम बना दो। तो आप सोचिए, जो नहीं भी खेलते हैं, शाम को बूढ़े बुजुर्ग लोग भी जाते हैं मोराबादी में वॉक करते हैं, तो अपने आप को फिट रखने के लिए, और अगर आप फिट इंसान बनोगे, फिट सिटीजन बनोगे, तो शायद लगता है कि प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं या हमारे मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं, फिट रहेगा झारखंड, फिट रहेगा इंडिया, ये तो कर सकते हो। और स्पोर्ट्स तो एक ऑप्शन है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है। और मुझे लगता है कि आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग रहिए और अपने आप को किसी न किसी रूप में, किसी स्पोर्ट्स में बिजी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मधुकांत पाठक जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य को बहुत आसानी से और बहुत स्पष्ट करके रखा और चीज़ों को बताया कि इस समय में जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, या फिर हमारे झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन या अपने एथलेटिक एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं हमको आज के समय ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और एसोसिएशन दोनों मिल करके उसको एक कोहेसिव फिगर दे, एक अच्छा जो संतुलन है वो दे, ताकि आगे चल के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम ओलंपिक लेवल पे एक अच्छे क्वांटिटी में झारखंड से देख सकें। तो दोस्तों, ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज़ मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।